हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूटर चैनल पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम आपका देखिए जुलाई में होना है और इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाला है। थोड़ा और वेट कर लीजिए क्योंकि अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन आपका आ जाएगा। और इसमें हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति। ये आप पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2, यहाँ से आपके जो है 5 नंबर कवर होते हैं। सबसे वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। और साथ में अगर आप क्या है केवीएस तैयारी कर रहे हो, DSSB नेवी विद्यालय, अगर ऑल ही टीचिंग एग्जाम तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। केवीएस में पूछा ही जाएगा, NEP 2020 साथ में DSSB, इनकी भी नोटिफिकेशन आपको जल्द ही देखने को मिलने वाली है। तो सीटेट जुलाई वालों को अच्छा मौका, अगर आपका सीटेट जुलाई अच्छा क्लियर हो जाएगा तो आपको केवीएस, DSSB, NEP और साथ में BPSC में भी आपको बैठने का मौका अच्छा मिलने वाला है। तो प्लीज़ सीटेट जुलाई वाले में आप लग जाइएगा ताकि आप क्या है अच्छे नंबर क्वालिफाई कर ले, ताकि आप इन वैकेंसियों में आप बैठ पाएँ और इसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट क्लास है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो आप लोग क्या है शेयर करना, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये होगी NCERT बुक की थ्योरी, ठीक है। आज हम थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम सारे MCQ करेंगे, चाहे सीटेट के हो, चाहे केवीएस को हो, चाहे DSSB के हो, सारे हम प्रीवियस ईयर क्या है अगली क्लास में क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि आप पहले थ्योरी जानोगे तभी आप क्वेश्चन पुट अप कर पाओगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020, ये हमारी हैंड राइटिंग की है, ठीक है। तो थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा अगर राइटिंग थोड़ा बहुत गड़बड़ हो, ठीक है। तो इसमें हम बात करेंगे प्रथम शिक्षा नीति कब आई थी, तो याद रखें 1968 में आई थी। किसके काल में आई थी, तो श्रीमती इंदिरा गांधी के उस समय आई थी। द्वितीय आपकी शिक्षा नीति कब आई थी, तो 1986 में आई थी। उस समय जो PM थे राजीव गांधी थे। और इस समय आपकी जो नई शिक्षा नीति है नरेंद्र मोदी की, जो 2020 में आई थी, ठीक है। तो इसको रखा गया NEP 2020। ये न्यूनतम जो है शिक्षा नीति आपकी है नरेंद्र मोदी के CM जो PM के अकॉर्डिंग में आई है ये, ठीक। इस समय आपके जो PM है नरेंद्र मोदी है और इन्होंने ही नई शिक्षा नीति का जो है अनुमान ये लाए थे। तो इसमें हम चलते हैं टॉपिक पे कि NEP 2020 है क्या और इसमें क्या क्या लागू किया गया है, किस किस पे है ये। तो NEP 2020 की जो पृष्ठभूमि है कब आई थी, तो जनवरी 2015 में। तो इसको आप याद रखोगे MHRD, तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शिक्षा नीति बनाने की इसकी घोषणा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी घोषणा, तो जनवरी 2015 में की गई थी। किसके द्वारा, तो MHRD, और ये आप पूरा नाम याद रखिएगा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा, ठीक है। फिर इसकी जो हुई थी, इसकी अध्यक्षता कब की गई थी, तो मई 2016 में। इसके कौन अध्यक्ष थे, तो याद रखेगा TSR सुब्रमण्यम, ये इसके कैबिनेट सचिव भी थे, ठीक है। तो याद रखेगा इसके अध्यक्ष कौन थे, TRS सुब्रमण्यम, कैबिनेट सचिव भी रहे। तो ये मई 2016 में। जून में आप पता करोगे तो जून का याद रखो, जून 2017 में जो है नया अध्यक्ष जो बनाया गया है, कौन है, तो याद रखो डॉक्टर कृष्ण स्वामी, ये कस्तूरी रंगन, ठीक। क्या हो जाएगा, कस्तूरी रंगन, ओके। तो ये जून 2017 में नए अध्यक्ष हैं NEP 2020 के। तो ये आपका पूछा जाता है, कई बार ये पूछा गया है, यहाँ पे मान लो इम्पोर्टेंट, ओके। तो कौन है, डॉक्टर कृष्णा स्वामी, कस्तूरी रंगन। और 29 जुलाई 2020, मतलब जो 29 जुलाई है 2020 को नई शिक्षा नीति जारी की गई है। किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखो ये जो है आपके कौन है, MHRD रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो 29 जुलाई 2020 को, ठीक है। जो आपकी शिक्षा नीति को लाई गई थी, कौन सी, कौन लाया था, तो याद रखो रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा। और किसने समाप्त कर दी है, तो MRD ने समाप्त किया और नया मंत्रालय इसको बनाया गया MEO को। तो इसको 4 भागों में क्या है बांटा गया है। तो 4 भाग इसके कौन कौन से हैं, तो याद रखो, देखिए इसमें 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं। तो भाग पूछे जाते जैसे स्कूली शिक्षा हो जाएगी, उच्च शिक्षा, केंद्रीय विचित्रण मुद्दे और क्रियावंत्री, ठीक है। ये आपके 4 भाग हैं और कितने अध्याय हैं, तो 27 अध्याय हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। देखिए पूरा डिटेल में लेके आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करते रहो। ये देखोगे नई शिक्षा नीति की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब भाई नई शिक्षा नीति क्यों आई थी, इस पे जानेंगे, चर्चा करेंगे कि नई शिक्षा लाई क्यों गई।
तो याद रखो सतत विकास लक्ष्य जो रखा गया है SDG 04 को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति बनाई गई है। अब SGD 4G क्या है, तो सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा, मतलब शिक्षा कैसी होनी चाहिए, सार्वभौमिक होनी चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, तभी नई शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी। मतलब बच्चे का जो विकास करना है आपको सार्वभौमिक मतलब सारा विकास करना है 180 डिग्री तक, मतलब आपको पूरा विकास करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और ये 360 डिग्री भी इसको बोला जाता है, 360 डिग्री तक की, क्योंकि आपको पूरा विकास करना है। NEP 2020 के आधार का स्तंभ क्या है, तो आधार का स्तंभ देखिए, आधार का स्तंभ क्या है, तो याद रखो देखो AAEQ, ये इसका आधार है, AAEQ। तो याद रखो इसका क्या मतलब होता है, पहला ए हो जाए एक्सिस, मतलब होता है पहुंच होता है, दूसरा ए का मतलब होता है एबिलिटी, तो वहीनता या काफियती, तीसरा आपके होता है उत्तरदायित्व, और तीसरा ये आपका ई मतलब होती है इक्वलिटी, ये समानता होती है, और क्यू मतलब आपकी है गुणवत्ता। ठीक है, तो ये आप चीज़ें याद रखिएगा, इसके मतलब क्या होता है, कई बार ये पूछा गया इसका फुल फॉर्म भी, तो फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हो जाएगा शिक्षा नीति के मार्गदर्शक के सिद्धांत क्या है। अब शिक्षा नीति के मार्गदर्शक के सिद्धांत क्या है, पहला हो जाएगा शिक्षा एक सार्वजनिक सेवा है। शिक्षा एक क्या है, सार्वजनिक सेवा है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा शिक्षक जो है शिक्षा की दूरी है। शिक्षा जो है शिक्षा की दूरी है, याद रखिएगा। दूसरा पॉइंट हो जाएगा शिक्षक जो है शिक्षा की दूरी है। तीसरा पॉइंट हो जाएगा प्रत्येक बाल में विशिष्ट योग्यताएं होती है, उनकी पहचान करना और विकास करना। चौथा हो जाएगा आपका पॉइंट हो जाएगा मानवीय एवं संविधान के मूल्यों का विकास करना। ये हो जाएगा समानता, न्याय और स्वतंत्रता। ठीक, क्या क्या होना चाहिए, मतलब समानता आनी ही चाहिए, ठीक, बच्चों में क्या समानता रखनी चाहिए, न्याय और स्वतंत्रता होनी चाहिए। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा स्कूली स्तर पर शिकायत और वर्ग को समाप्त किया जाएगा। आपका 6 पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रिया का CCE अभिन्न अंग हो। ठीक है, कैसा होना चाहिए, सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। CCE का मतलब होता है सतत व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए। और आपका जो है 7 पॉइंट है रचनात्मक आकलन पर बल देना। बच्चे के किस पे बल देना है, आपको रचनात्मक आकलन पर आपको बल देना है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट हो जाएगा नई शिक्षा नीति की विशेषताएं क्या है। अब विशेषताएं याद रखोगे, सार्थक जो हो जाएगा NEP 2020 को क्रियान्वित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय जो है MOE के द्वारा जारी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ठीक है, जैसे सेकेंड पॉइंट हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय MOE का स्थापना करना। ओके, कब इसकी स्थापना की गई थी, अगस्त 2020 को इसका गठन हुआ था। कब हुआ था, अगस्त 2020 को इसका गठन हुआ था। अगला पॉइंट हो जाएगा सकल घरेलू उत्पादन जो है GDP का कितना बजट बढ़ा दिया, 6% बजट का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा नवीन पैटर्न जो पद्धति को, देखिए नवीन पद्धति कौन सी आई है, तो ये आपका पूछा गया है कई बार कि न्यू पैटर्न की पद्धति क्या है, तो ये याद रखिएगा 5+3=4। क्या है, 5+3=4। ये 15 वर्ष के लिए होती है, तो ये सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया पैटर्न, न्यू पैटर्न। तो क्या है 5+5+3+3+4, ये 15 वर्ष के लिए रखा गया है। तो बालक जो है 3 से 18 वर्ष के लिए होता है। अब हम जानेंगे इनकी जो है क्या है, ठीक, तो यहाँ से जानेंगे 5 वर्ष से। ठीक, जैसे कि 5 वर्ष का जो होता है ये कितने बच्चे के अंतर्गत आता है, तो 3 वर्ष से 8 वर्ष तक। ये होती पूर्व प्राथमिक से कक्षा आता है 1 से या 2। ये होती फाउंडेशन स्टेज। कौन सी स्टेज होती है आपकी, है फाउंडेशन स्टेज। इसमें बच्चा जो होता है कक्षा 1 या 2 का होता है, उनकी एज होती है 3 से 8 वर्ष की। पूर्व विद्यालय जो पूर्व प्राथमिक विद्यालय होती है, प्ले स्कूल। और सेकंड आपका जो है 3 वर्ष के लिए इसमें बच्चा आता है 8 वर्ष से 11 वर्ष के। ये कक्षा कही जाती है 3 से 5। ये होती प्रीपरेटरी स्टेज होती है। ठीक, कौन सी स्टेज होती है, प्रीपरेटरी स्टेज होती है। लास्ट हो जाए आपका थर्ड जो वर्ष के लिए, ये आती है 11 से 14 वर्ष के लिए। ये जो कक्षा बताई गई है 6 से 8 तक, ये मिडिल स्टेज होती है। कौन सी स्टेज होती है, तो मिडिल स्टेज होती है। साथ में जो आपकी आती है
लास्ट अवस्था आती है 4 वर्ष, ये होती है आपके 14 से 18 वर्ष के लिए, ये होती है 9 से 12 तक की, ये माध्यमिक स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है? तो माध्यमिक स्टेज होती है। तो यही इसमें कहा गया है, जो बच्चों के जो है नई पैटर्न शिक्षा नीति कौन कौन सी है, तो 5+3 3+4, ये 15 वर्ष के बच्चों के लिए है, बालक जो है 3 से 18 वर्ष के। तो ये आप फाउंडेशन स्टेज याद रखिएगा, क्योंकि ये आपका सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, क्योंकि ये जो नई निम्नतम पैटर्न पद्धति पूछी गई है, तो ये याद रखिएगा। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट हो जाएगा आपके सामने कि अगला पॉइंट ये है, उपरोक्त जो है नवीन पैटर्न को लागू करने के लिए जो पीएम श्री योजना, और पीएम श्री योजना कब आई थी? तो 5 सितंबर 2022 को। इसके प्रधानमंत्री जो है स्कूल फायर राइनिंग इंडिया कहा गया है। क्या कहा गया है? तो याद रखो इसका कि पीएम श्री के क्या कहा गया है? प्रधानमंत्री स्कूल फायर राइजिंग इंडिया। ठीक, क्या कहा गया है? राइजिंग इंडिया कहा गया है। याद रखो प्रथम चरण में जो है कितने स्कूल खोले गए हैं? तो प्रथम चरण में 14,500 स्कूल खोले जाएंगे। लेकिन आप देख ही रहो कितने स्कूल खोले जा रहे हैं। प्रत्येक ब्लॉक में जो है 2 स्कूल खोले जाएंगे का प्रस्ताव दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रस्ताव, और अगर राजस्थान का पूछ लिया जाए तो कितना है? देखिए, अभी राजस्थान की भी शिक्षक भर्ती आपकी पेपर है, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है 3rd ग्रेड। अगर पूछा जाए राजस्थान में ब्लॉक कितने हैं, तो याद रखो 358 इंटू 2, तो ये आपके कितने ब्लॉक है? 716। तो आपकी 3rd ग्रेड के लिए भी इम्पोर्टेंट है, जो राजस्थान की 3rd ग्रेड आपकी शिक्षक भर्ती आने वाली है। ओके, इसीलिए हमने कहा आल टीचिंग के लिए इम्पोर्टेंट है। अगला पॉइंट हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अध्याय क्या है? तो याद रखो अध्याय आपका फर्स्ट हो जाएगा ECCE। अब ECCE क्या है? तो आप याद रखा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। क्या हो जाएगा? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये होती है प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। ठीक है, अध्याय फर्स्ट में आता है ECCE, प्रारंभिक बचपन देखभाल एवं शिक्षा। इसका जो लक्ष्य रखा गया है 2030 तक रखा गया है। 3 से 8 वर्ष तक के बच्चों को जो है ECCE उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, आपको इसमें जो है बच्चों को इसमें शिक्षा देनी है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन में आपको शिक्षा देनी है। इसकी जो पाठ्यचर्या करिकुलम क्या रखा गया है? तो करिकुलम जो रखा गया है 8 वर्ष तक की शिक्षा के लिए एक पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है, जिसे एनसीएफ और क्या दिया गया? एनसीएफ और अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके द्वारा आपको देना है। एनसीएफ कहता है कि बच्चों को क्या है, आपको पाठ्य पुस्तक के माध्यम से नहीं पढ़ाना, आपको पाठ्य पुस्तक एंड पर्यावरण के माध्यम से पढ़ाना। जब हम आपको एनसीएफ पढ़ाएंगे तब चीजें आपको क्लियर कर देंगे। अब आप आगे देखोगे शिक्षा। शिक्षा जो है एजुकेशन, एजुकेशन क्यों आई थी? एजुकेशन आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा, ये होती है 3 से 6 वर्ष के लिए, ये जो आती है आंगनबाड़ी और बाल वाटिका। एक होती है औपचारिक शिक्षा, ये होती 6 से 8 वर्ष के लिए आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है। देखिए, आंगनबाड़ी और बाल वाटिका बच्चा क्या है? प्ले स्कूल, मतलब प्ले के माध्यम से बच्चा सीखता है, इसीलिए इसको बोला गया अनौपचारिक शिक्षा। इसमें जो बच्चा आता है 3 से 6 वर्ष के लिए, और औपचारिक शिक्षा होती है आपकी 6 से 8 वर्ष के लिए, जो आप एक जगह पे ही आप शिक्षा लेते हो, वो भी एक के माध्यम से। ठीक, जैसे आपको टीचर पढ़ाएगा, आप चीज़ें सुनोगे, आप चीज़ें क्रियाएं करोगे, तो ये आपकी औपचारिक शिक्षा होती है। अब चलते हैं एफएलएन के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि एफएलएन इंपॉर्टेंट है, ये केवीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। अध्याय 2 है एफएलएन। एफएलएन क्या है? तो फाउंडेशन, एफएलएन का फुल फॉर्म याद रखिएगा, फाउंडेशनल लिटरेचरी एंड न्यूमरेसी। क्या है? आप एफएलएन का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, कई बार ये पूछा गया है, फाउंडेशनल लिटरेचरी एंड न्यूमरेसी। ठीक है, तो इसका हिंदी में कहा गया है बुनियादी शारस्ता एवं संख्या का ज्ञान। ठीक, क्या कहा गया? बुनियादी शारस्ता एवं संख्या ज्ञान। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया है, देखिए 2025 तक ही रखा गया है लक्ष्य, और 2025 ही आपका चल रहा है। इसके बाद अब चेंजेस आपको एफएलएन में देखने को मिलेगी। तो इसका जो लक्ष्य रखा गया 2025 तक 9 वर्ष के बच्चों को पढ़ना, लिखना, संख्याओं का ज्ञान कराना है। और कितना ही हुआ है ये आपको पता होगा। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मिशन चलाया जाएगा। इसे कहा गया है निपुण भारत मिशन। कौन सा मिशन चलाया जाएगा? तो याद रखो निपुण भारत मिशन चलाया जाएगा।
अगला पॉइंट हो जाएगा आपके स्कूल रेजिडेंसी प्रोग्राम। ये जो है कक्षा 1 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करना। अवधि है आपकी 12 सप्ताह या 3 माह। ठीक, अवधि क्या हो जाएगी? 12 सप्ताह या 3 माह। ओके, अध्याय 3 में जो रखा गया है, याद रखो अध्याय 3। अध्याय 3 में है शिक्षा का सार्वभौमिकरण। अर्थ दिया है सभी तक की शिक्षा की पहुंच हो, अर्थात ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या भी कम करना। मतलब जो बच्चे के ड्रॉप आउट मतलब स्कूल नहीं आते या नाम कटवा लेते, उनकी संख्या आपको कम करना है। तो ये कहा गया है GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, मतलब सकल नामांकन अनुपात होना चाहिए कि अनुपात आपका बराबर। वैसे भी आपके जो है शिक्षा मित्र कहते हैं संदीप सिंह की आपका रेशियो यूपी में बराबरी है। ठीक है, तो देखिए कितना बराबर है, आपको पता ही है कि कितना बराबर है, लेकिन उनका स्टेटमेंट हमेशा वही रहता है कि रेशियो के अनुपात समानुपात बराबर है। ठीक है, लेकिन अब लक्ष्य जो रखा गया 2030 तक की रखा गया है GER के 100% करना है। ओके, अब इसमें देखेंगे अध्याय 4 में। अध्याय 4 में दिया है पाठ्यक्रम एवं शिक्षा शास्त्र, विषयों के चुनाव में लचीलापन लाना और बहुभाषावाद भाषा शक्ति का आपको विकास करना है। मतलब अध्याय 4 में जो है बच्चा का कैसा विकास करना है? बहुभाषावाद, मतलब बच्चा कई प्रकार से अलग अलग पृष्ठभूमि से आता है, तो बच्चों के कभी भाषा में आपको रोक टोक नहीं करने की, उसको मतलब स्कूल की भाषा सीखे। अगर बहुभाषा मतलब अपनी मदर टंग यूज कर रहा है क्लास में, तो आपको बिल्कुल नहीं टोकना है। तो इसीलिए कहा गया है बहुभाषावाद भाषा का शक्ति विकास करना। अगला पॉइंट हो जाएगा कक्षा 5वीं तक मातृभाषा में और आवश्यकता पड़े तो 8वीं तक भी पढ़ाया जा सकता है। मतलब बच्चों को अगर आपको शिक्षा देनी है तो उसकी मदर टंग में आपको शिक्षा देनी है, मातृभाषा में। अगर आवश्यकता पड़े तो 8वीं कक्षा तक भी आप ऐसे मातृभाषा में बच्चों को पढ़ा सकते हो। योग्यता का आकलन की जगह है जो रचनात्मक आकलन पर बल दिया जाए। मतलब योगात्मक आकलन पे आपको बल नहीं देना है, उस पे किस पे आकलन बल देना है? रचनात्मकता, मतलब बच्चे का कितना विकास हुआ उस पे आपको बल देना है, ये नहीं आप ग्रेड से नाप रहे हो। अगला पॉइंट हो जाएगा बहुआयामी होलिस्टिक जो रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाए वो अर्थात 360 डिग्री का आकलन हो। मतलब 360 डिग्री क्या होता है कि बच्चे का सार्वभौमिक विकास का आकलन हो, मतलब सारे पक्षों से देख के आपको आकलन करना है, तो ऐसा होना चाहिए। और जो नवीन पद्धति है वो कौन सी है? 5+3+3+4 के आधार अनुसार पाठ्यचर्या का निर्माण भी करना है आपको। अगला पॉइंट हो जाएगा बोर्ड परीक्षाएं 1 वर्ष में 2 बार ही देने की अनुमति हो। ठीक, बोर्ड परीक्षा कितने बार आप दे सकते हैं? 1 वर्ष में 2 बार दे सकते हो। जैसे आपकी मुख्य परीक्षा होती है, एक सुधार परीक्षा होती है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका जैसे राष्ट्रीय स्तर पर एक आकलन या मूल्यांकन केंद्र स्थापित करना जिसे परख कहा जाएगा। ठीक, क्या कहा जाएगा? परख आपका कहा जाएगा। ओके, नोट करके याद रखिए राजस्थान थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए राजस्थान में इसे असेसमेंट सेल आकलन प्रकोष्ठ भी कहा गया। मतलब जिसे परख यहाँ कहा जाता है वहाँ क्या कहा जाता है? असेसमेंट सेल। ठीक, आकलन प्रकोष्ठ कहा जाता है। यह जो है RSCERT के उदयपुर द्वारा संचालित है। कहाँ से है? ये उदयपुर द्वारा संचालित है। ओके, तो ये आपका NEP 2020 था जो हम आपको पूरा टॉपिक जो करा दिए हैं। अभी कुछ अगर बाकी रह गया होगा तो हम अगली क्लास में देख लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे? MCQ करेंगे, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाए क्योंकि आपकी नई शिक्षा नीति है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में भर भर के पूछे ही जाता है, और सीटेट में तो हर बार क्वेश्चन आपका आता ही है, और KVS आपको देखने को मिलेगा डेट पर। तो तभी हमने कहा सबके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। तो चलिए फिर वीडियो यहीं तक रखते हैं, एंड वीडियो आप लोग क्या शेयर कर देना, लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।